नमस्कार बच्चों, इनफेरो क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं, अपना जो टॉपिक रहेगा बात करने के लिए वो रहेगा इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है इंटरफेस, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में अगर आपने अटेंड किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक विंडो थी जहां पे अपना कोड लिखा था, ठीक है। इसको बोला जाता है सोर्स कोड। जहां पे हम लोग कोड लिख रहे हैं वो हमारा सोर्स कोड हो गया। फिर एक ब्लैक विंडो आई थी रन करने के बाद, ठीक है, उसको बोला जाता है कंसोल, ठीक है, उसको बोला जाता है कंसोल। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना दो तरीके के काम होते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दो तरीके के काम होते हैं। पहला काम हम लोग बोलते हैं बैकएंड, ठीक है। दूसरा काम हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, वो एटीएम के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहता है। अब वो एटीएम क्यों बनाना चाहता है ये तो आप जानते ही हो। अगर किसी कस्टमर को सर्विस अच्छी देनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, सर्विस को इंप्रूव करना है, तो हम लोग कैसे सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं, बैंक वाले कैसे सर्विस इंप्रूव किया जा सकता है। तो अगर कस्टमर को पैसे निकालने हैं बैंक में, तो अब तक क्या करता था वो, पहले बैंक की शाखा ढूंढता था, बैंक की शाखा में जाता था, फिर वहां पे भी होता था होम ब्रांच है कि बाहर की ब्रांच है, ठीक है। फिर अपना जो भी उसका ट्रांजैक्शन के लिए जो डिटेल्स उसको भरनी रहती थी, फॉर्म रहता था, फॉर्म में डिटेल्स भरता था, पासबुक लेके जाता था, काउंटर में लाइन लगता था, फिर वहां पर जब उसका नंबर आता था फॉर्म सबमिट करके पैसे विड्रॉ करता था, पासबुक को अपडेट करवाता था, फिर घर आता था। तो पैसे निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा उसके पास प्रोसेस लगता था। तो इसी को आसान करने के लिए एटीएम मशीन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। अब बैंक जो है एक मशीन है, वो मल्टीपल लोकेशन पे लगा सकती है। हर हर घर के करीब आप देख सकते हो कि एक एटीएम मशीन जरूर मिल जाएगी आपको बैंक्स की, ठीक है। अब बैंक्स के लिए एटीएम मशीन बनाई है, तो मशीन को बताना है कि पैसे निकाल के दो लोगों को, तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लगेगी, है ना। अब क्या आप मुझे यह बताइए कि पैसे निकालने के लिए आम आदमी को कोडिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? आम आदमी को एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? उसको कोडिंग सीख के आनी पड़ेगी तब वो पैसे निकालेगा? ऐसा तो नहीं है। तो जो आपको सामने एटीएम मशीन में दिखता है बेटा, सामने स्क्रीन पर जो आपको एटीएम मशीन पर दिखेगा, ऐसी ये सपोज एटीएम मशीन है आपकी, ठीक है, पैसे निकालने वाली, ओके। तो आपको जो सामने दिखता है वहां बोलता है चूज अ लैंग्वेज, चूज अ लैंग्वेज, ओके। फिर यहां ऑप्शन देता है इंग्लिश, हिंदी, हाँ, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, जो भी रहेगा, मराठी। अगर अलग अलग स्टेट में जाओगे तो वहां लोकल लैंग्वेज का भी ऑप्शन आता है। फिर कस्टमर चूज करता है, अपना एटीएम कार्ड इसके अंदर डालता है। एटीएम कार्ड स्कैन होने के बाद दोबारा से ये आपने जब लैंग्वेज चूज कर लिया तो आपको बोलेगा एंटर योर पिन। फिर अगर पिन आपने डाला तो पिन को वेरीफाई करवाएगा कि हाँ पिन सही है कि नहीं है। फिर पिन को जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप अपना जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना है वो ऑप्शन के लिए आ जाता है कि आपको विड्रॉ करना है कि बैंक स्टेटमेंट जाननी है। फिर क्या करते हैं, आपको जो काम होता है कस्टमर उसको चूज करता है और अपना काम करके एटीएम मशीन से निकल जाता है। अभी इतने काम में आप देखेंगे जो कस्टमर आया है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा, उसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बोला जाता है एंड यूजर। एंड यूजर, एंड यूजर वो बंदा होता है जिसके लिए आप एप्लीकेशन डिजाइन करते हो, ठीक है। अब ये जो मशीन है वो किसी सर्वर से कनेक्टेड होगी, सर्वर से कनेक्टेड होगी, और ये जो सर्वर रहेगा वो, ये जो सर्वर रहेगा ये बैंक का सर्वर रहेगा, और बैंक का सर्वर उसके डेटाबेस से, ये सर्वर हो गया, बैंक का सर्वर जो रहेगा वो उसके डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। मतलब सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रही है सर्वर से, और वहां से जो बैंक का डेटाबेस है, बैंक का डेटाबेस क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ जो इसने पिन डाला है एटीएम पिन वो सही है कि नहीं है। वो सारी चीजें वेरिफिकेशन बैकग्राउंड में चलती हैं, जिसका
कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर को इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों का बैक एंड में क्या हो रहा है, बैक एंड पे क्या हो रहा है, एक एंड यूजर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किसका है इससे लेना देना? इसका जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, द वन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस। ठीक है, जो बैंक है वो हायर करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, या सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को जो बना रही है एप्लीकेशन, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं, सर्वर को, डेटाबेस को, और ये सॉफ्टवेयर भी वही लोग डिजाइन करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर, ये जो मशीन है, ये इन्होंने जो एप्लीकेशन बनाई है, ये एप्लीकेशन वो सोर्स कोड जो है वो एक जो बैकएंड है उसमें चलता रहता है। जैसे फेसबुक में मैं बता रहा हूं, फेसबुक जैसे आप लोग देखते हो, तो फेसबुक आप चला रहे हो तो आपको तो वही दिख रहा है, फीड दिख रही है, फोटो दिख रही है, लाइक करना है, अनलाइक करना है, कमेंट करना है, ये सब दिखता है। लेकिन फेसबुक का अगर सोर्स कोड खोलोगे, राइट क्लिक करके सोर्स कोड खोल के देखना, तो सारी चीजें बेटा कोडिंग में लिखा हुआ है कि ऐसे ये बटन यहां पे क्लिक करोगे तो लाइक हो जाना चाहिए, ऐसे काउंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हर चीज कोडिंग में लिखी हुई है, जो कि बैकएंड पे चल रही है। फ्रंट एंड में जो एंड यूजर है उसको ये कंसोल दिखता है। ठीक है, ये कंसोल दिखता है। तो कोडिंग में मैं यहां पे लिखूंगा कि कस्टमर इस तरीके से मेरे को स्क्रीन आए कि चूज अ लैंग्वेज, तो यहां पर कंसोल में दिखाएगा कि चूज अ लैंग्वेज। जैसे मैंने यहां पर लिखा था हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड, तो मेरा आउटपुट स्क्रीन दिखा रहा था हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड। अगर मैं कोई इनपुट लेना चाहूंगा, एंटर अ वैल्यू ऑफ ए, तो यहां आएगा एंटर ऑफ वैल्यू ए, और तो मैं वैल्यू अपने कस्टमर से लूंगा। तो वैल्यू कैसे ली जाती है, वैल्यू क्यों ली जाती है, वो सब आपको समझ में आ गया। ली कैसे जाती है वो मैं आगे बताऊंगा, धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। कैसे वैल्यू हम कस्टमर से लेते हैं, उसको हम लोग कोडिंग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मेरे जो एंड यूजर है उससे मैं वैल्यूज ले सकूं, और फिर उसको किस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे, सब चीजें हम लोग कोडिंग में सीखते हैं। ठीक है, लेकिन एंड यूजर को केवल ये कंसोल वाली स्क्रीन दिखती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर आप ड्राइवर हो किसी गाड़ी के, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप किसी गाड़ी के अगर ड्राइवर हो और आपने एक्सेलरेटर पैडल पे अपना फुट रखा, तो गाड़ी की स्पीड बढ़नी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेटर को आपने दबाया है। आपको यह मतलब नहीं होता कि वो ये पैडल दबाने से स्पीड कैसे बढ़ रही है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि गियर कैसे, कहां, और उसका क्या मैकेनिज्म है, इंजन में क्या हो रहा है, अपने पावर ट्रेन में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये मतलब है कि जब मैं एक्सेलरेटर पैडल दबाऊं तो मेरा स्पीड इंक्रीज हो जाए। अगर कोई खराबी आ गई कि पैडल दबाने के बाद भी, एक्सेलरेटर पैडल दबाने के बाद भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो आप किसके पास जाते हो? तो आप मैकेनिक के पास जाते हो। मैकेनिक जो है इसके बैकएंड का काम करता है, फिर वो खोलेगा कि भाई कहां गड़बड़ है, ड्राइव में गड़बड़ है, पावर ट्रेन में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, वो सही करता है। ठीक है, तो ये सारा काम मैकेनिक का होता है। लेकिन क्या ड्राइवर को जरूरी है कि ये सब जानना जरूरी है उसको कि कैसे ठीक किया क्या नहीं किया उसने? उसको कोई जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? तो इंटरफेस मतलब यही होता है। इंटरफेस मतलब आपकी जो कंसोल स्क्रीन है जिससे आपका एंड यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, जिससे आपका एंड यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, उसको मैं बोलता हूं इंटरफेस। और ये हमारा काम एज अ कोडर यही होता है कि जो आपकी इंटरफेस की जो स्क्रीन है उसको एज मच यूजर फ्रेंडली जितना हो सकता है उतना हमको यूजर फ्रेंडली बनाना होता है। तो इंटरफेस समझ में आया बेटा? इंटरफेस आपका जो कंसोल वाली स्क्रीन एंड यूजर को दिख रही है वो आपका इंटरफेस है। बैक एंड में बहुत सारा काम होता है जिसका कस्टमर एंड यूजर को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ यहां पर जाकर के जो दिख रहा है सामने स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन, उसी से मतलब है, उसी से आप इंटरेक्ट करके वो पैसे अपने विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद ये बात आती है कि जो हमने लैंग्वेज सीखी है, इसके बाद ये बात आती है कि हमने जो लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके के एप्लीकेशंस बना सकती है? तो बेटा दो तरीके की एप्लीकेशंस बना सकती है। ठीक है, पहली होती है बेटा आपकी स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। दूसरी होती है बेटा आपकी वेब एप्लीकेशन। ठीक है सर, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है बेटा जिसको चलाने के लिए आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो इसमें आता है मस्ट बी इंस्टॉल्ड। ठीक है,
ऐसी एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे हो जिसको रन करने के लिए कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल हो गया वीएलसी प्लेयर। ये आपका सॉफ्टवेयर, आप जब तक इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा। एमएस ऑफिस, हाँ, एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं करोगे तो नहीं यूज कर पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट का आग हो गया ये, ठीक है। और गूगल का क्रोम हो गया, ब्राउजर है, ब्राउजर को जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक नहीं चला पाओगे। वहीं वेब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिसको इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, आप इंटरनेट पे जाकर के उसके मतलब वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे स्टोर होगी, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसको नो नीड टू इंस्टॉल, नो नीड टू इंस्टॉल, ये डायरेक्ट आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। और वो जरूर है वो कहीं ना किसी सर्वर पे स्टोर होगा, डेटाबेस उसका सब मेंटेन बैकएंड पे हो रहा होगा, वो सब चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर पे आपको फेसबुक खोलना है बेटा, हाँ, तो क्या फेसबुक की एप्लीकेशन आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो? मोबाइल में तो चलो आ जाता है क्योंकि मोबाइल का क्या है, एंड्रॉइड सिस्टम है, उसकी एप्लीकेशंस बना दी जाती हैं। लेकिन उसको भी आप देखोगे कि मोबाइल के अंदर भी इंटरनेट पे जाके फेसबुक की वेबसाइट खोल करके आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करना जरूरी नहीं है। आप कैसे जाते हो, आप अपने एक ब्राउजर पे जाते हो, ब्राउजर पे फेसबुक की वेबसाइट पे जाते हो और वहां से एक्सेस करते हो। तो ऐसी एप्लीकेशन जिनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो वेब पे अवेलेबल है, उनको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया फेसबुक, जीमेल, ठीक है, जीमेल, आईआरसीटीसी की वेबसाइट। तो इनको आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब स्टैंड अलोन की एक और खास बात है, स्टैंड अलोन की एक और खास बात है कि ये कंपैटिबल होता है, कंपैटिबल होता है, कंपैटिबल फॉर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा आपका होता है जैसे विंडोज हो गया, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, है ना, आपका मैक हो गया। आई बात समझ में? तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी है इंटरनेट से, तो आप उसमें बेटा नोटिस करेंगे कि जब भी आप इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको ऑप्शन देता है कि वेदर यू वांट टू इंस्टॉल फॉर अ विंडोज, वेदर यू वांट टू इंस्टॉल फॉर अ विंडोज, वेदर यू इंस्टॉल फॉर अ विंडोज, और वेदर यू वांट टू इंस्टॉल फॉर अ लिनक्स, और वेदर यू वांट टू इंस्टॉल इट ऑन अ मैक, ठीक है। और ये जो वेब एप्लीकेशन होती है, ये होती है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, और थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं, ऐसा क्यों है कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करने जा रहा हूं और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और मैंने मैक वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, तो उस पर रन नहीं करती, ऐसा क्यों? कहने का मतलब क्वेश्चन इज वाई ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड्स वन पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, चलिए अभी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, जूम करके आप लोग देख सकते हो कभी भी, ओके। क्वेश्चन मेरा यहां पर आ जाता है कि क्यों मुझे हर एक जो मेरी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करनी पड़ती है, वाई, क्वेश्चन मार्क। तो इसके पीछे बेटा रीजन होता है फाइल एक्सटेंशन का, फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। जो एप्लीकेशन चलो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं फाइल एक्सटेंशन का। जैसे आप लोगों ने कुछ एक्सटेंशन के एग्जांपल हैं, जैसे abc डॉट टी, तो ये जो डॉट के बाद आ रहा है ये एक्सटेंशन है, ठीक है। उसी तरीके से xyz डॉट mp4, ठीक है, उसी तरीके से xyz डॉट mp4, क्या टेक्स्ट फाइल, ये txt क्या है, टेक्स्ट फाइल, ये VLC में आप ओपन कर सकते हो, हाँ,
नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, वीएलसी वीडियो फाइल चलाता है। उसी तरीके से MP4 जो होता है ये वीडियो फाइल है। क्या ये नोटपैड में खोल पाओगे? क्या इसको नोटपैड में खोल पाओगे? आप नोटपैड में नहीं खोल पाओगे। तो टेक्स्ट फाइल केवल आपकी नोटपैड में ही खुलती है और वीडियो फाइल केवल आपकी वीएलसी में ही खुलेगी। जो एप्लीकेशन सपोर्ट कर रही है जिस टाइप की एक्सटेंशन को, उसी टाइप की एक्सटेंशन आप उस सॉफ्टवेयर में चला सकते हो। ठीक है। सिमिलरली आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है बेटा, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी भी एक्सटेंशन होती है, उसकी भी एक्सटेंशन होती है। तो अगर कोई एप्लीकेशन आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो विंडोज के लिए होती है एक्सटेंशन, विंडोज के लिए एक्सटेंशन होती है .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है। मैक के लिए होती है एक्सटेंशन .dmg। ठीक है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के लिए होती है .rpm या .tar। ठीक है। तो जब आप नेट पे जाते हो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, वहां पे लिखा होता है डाउनलोड फॉर विंडोज, तो वो जो फाइल होगी वो .exe वाली होगी। उसको इंस्टॉल करके अगर आप मैक में इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, उसको डाउनलोड करके अगर आप मैक में इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो कंपैटिबिलिटी एरर शो करेगा, क्योंकि वो इंस्टॉल उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा उसको। कंपैटिबिलिटी एरर बोलते हैं इसको। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो आपकी जो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको समझ में आ चुका है कि वो स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस भी बना सकती हैं, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज किस टाइप की एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज की जाती है। तो होपफुली आज की क्लास आपको सबको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है, जम रहा है, तो फीस इज नेग्लिजिबल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फीस इज, वी विल नॉट चार्ज एनी फीस टू एनीवन। आप अगर डोनेशन करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। छोटे से छोटा अमाउंट यू कैन कंट्रीब्यूट। ओके, थैंक यू वेरी मच।